कोई भी ऐसा हैजार्डस सब्सटेंस के साथ काम कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस चीज़ को सही ढंग से संभाल करके रखो। आपकी जिम्मेदारी है कि वो वहाँ से एस्केप होके बाहर ना जाए, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो देखो, सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आज की जो क्लास है उसकी पीपीटी अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो वो कहाँ पर मिलेगी, वो आपको अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर मिलेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्लास के बाद जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसके बाद लॉगिन करके आपको मेरी कम्युनिटी पे मुझे फॉलो करना है। वहाँ पर जो पूरी पीडीएफ होगी इस पूरे सेशन की वो मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगी, तो आपको मिल जाएगी। नोट्स की टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि आपके पास जितना भी कॉन्सेंट्रेशन है वो सारा कॉन्सेंट्रेशन आप आज अपनी इस क्लास में ले करके आ जाए। ये क्लास सभी के लिए है, ठीक है। अगर आप क्लैट के एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए है, लेकिन अगर आप सीयूईटी, पीजी, एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं और एमएच सेट या फिर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखो, लीगल अवेयरनेस में ये सारी चीजें जो है, जिन भी टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं वो सब का सब पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने ये डाउट क्लियर कर दिया है कि क्लास किसके लिए है। अगर क्लास के बीच में कोई आके पूछता है तो आप लोग क्या बोलोगे, यस, ये क्लास सभी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए है, ठीक है। हो गई बात क्लियर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाइए जल्दी से क्लास में। और मैंने आपसे क्या कहा कि जाकर शेयर कर दीजिए सेशन को। क्यों कहा? बिकॉज द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू, ठीक है। अगर आप कुछ सीख रहे हैं और अगर आप उसको किसी और के साथ शेयर करते हैं तो आपका ज्ञान उससे कम नहीं होने वाला है। आ गई बात समझ में? जितना ज्ञान आप बांटेंगे उतना ज्ञान आपका ही बढ़ेगा, बिकॉज आप लोगों को 2 चीजें बताएंगे तो आपको भी 5 चीजें और नई सीखने को मिलेगी। इसीलिए अगर आपको कभी किसी को हेल्प करना है, ठीक है, तो बस ये सोचो कि ऊपर वाला है, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो गॉड हो, वो अपने अपने जो भी अलमाइटी है, जो भी है, ठीक है, बस ये देखो कि वो आपको ऊपर से देख रहे हैं कि आपने किसी की मदद की, तो वो जो आपने हेल्प की है ना वो वेस्ट नहीं जाने देंगे। किसी न किसी वे में वो आपको वापस रिटर्न गिफ्ट जरूर देंगे, ठीक है। तो एक बार जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर करके आ जाओ और हम आज का एजेंडा देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा आज का एजेंडा क्या है, हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स को कंप्लीट करेंगे, लॉ ऑफ क्राइम को कंप्लीट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ेंगे और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने मिसलेनियस लॉज नहीं लगाए हैं, बिकॉज देखो बहुत ज्यादा लॉन्ग क्लासेस हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मिसलेनियस लॉज के लिए एक अलग से मैराथन करेंगे, ठीक है, मे बी द कमिंग संडे या फिर उसके आगे जो भी होगा वो हम लोग देख लेंगे। तो आज जो है हम लोग सबसे मेन जो हमारे सेक्शंस है जो सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है, सीयूईटी, एमएचसीईटी, क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, तो आज हम लोग उन्हीं सभी को कवर करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी लोगों ने खाना खा लिया होगा, यानी कि ब्रेकफास्ट कर लिया होगा, है ना, कर लिया है, तैयार हो आप लोग सेशन के लिए, बताओ जल्दी से। तो हम अपने सेशन की शुरुआत ही सबसे पहले करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट से। एक बार मुझे जल्दी से हार्ट इमोजीज, फायर इमोजीज देखने हैं कमेंट सेक्शन में कि मेरे जो बच्चे हैं वो सभी लोग एकदम रेडी हैं आज के सेशन के लिए। उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। बताइए, हाउ इज द जोश? ठीक है, अमन, सिद्धार्थ, प्रियंका, यशराज, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ओम, प्रफुल्ल, हाय अदिति। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ और सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या होता है। तो आई थिंक मैं यूट्यूब पर पहली बार आप लोगों को लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा रही हूँ। क्रिमिनल लॉ हम कर चुके हैं कवर, ठीक है। तो अब आप सभी लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग कुछ लिखना है, नोट्स बनाने हैं, जो मैं एग्जाम्पल, ठीक है, जरूर पानी पीते रहूंगी मैं, थैंक यू, जो मैं आपको एग्जाम्पल्स देने वाली हूं ना वो शायद पीपीटी पे ना लिखी हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल्स के नोट्स बना सकते हो, आप लोगों को याद रखने में आसानी रहेगी। चलो सो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और देखो अब हम आते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स आखिर होता क्या है? तो देखो मैं भी इस कंट्री की सिटीजन हूं, आप भी इस कंट्री के सिटीजन हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, देखो अगर मेरे पास कोई लीगल राइट है इसका मतलब क्या है, आप सभी के पास एक लीगल राइट है, ठीक है। अगर मेरे पास ये अधिकार है कि मैं अपने घर में तेज आवाज में गाने सुन सकती हूँ, तो कुमकुम के पास, प्रांजलि के पास, सिद्धार्थ के पास, ठीक है, आप सभी के पास भी कौन सी राइट है, आप सभी के पास भी ये राइट है कि आप लोग अपने घर में शांति से बैठ
बैठ करके पढ़ाई कर सकते हो, पीसफुली सो सकते हो, बातें कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हम जितने भी लोग हैं इस देश में, हम सभी के पास एक इक्वल राइट है, ठीक है, लीगल राइट है हमारे पास। और अगर हमारे पास राइट है तो ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर क्या आ जाती है, जिम्मेदारी, ठीक है। अधिकार अगर मिला है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। तो अगर हमें अधिकार मिला है, लीगल राइट मिली है, इसका मतलब क्या है कि हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी राइट के साथ साथ बाकी सभी लोगों के राइट्स को भी रिस्पेक्ट करें। गाने सुनने का अधिकार मेरे पास है, लेकिन जो बगल वाले अलग जो लोग हैं, पड़ोसी हैं मेरे, उनके पास भी तो राइट है कि वो सो सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं पीसफुली, है ना। और अगर हम उनके इस लीगल राइट का वायलेशन करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हैं। और यही पूरी बात करता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक पड़ोसी हैं, वहां पर बच्चे रहते हैं, उन लोगों का कोई एग्जाम है, ठीक है। अब होता क्या है कि वो मुझसे आके कहते हैं कि दीदी प्लीज आप वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लो, है ना, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैं कहती हूँ माई हाउस माई रूल्स, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरा घर है, मेरे पास गाने सुनने का अधिकार है, मैं सुनूंगी, तुम्हें जो करना जाके कर लो। 2-3 बार उन्होंने कहा। अब अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर कोर्ट मुझसे कहेगी कि नहीं, इधर आप अपनी हरकतों को बंद करिए या फिर कॉम्पनसेशन दीजिए दूसरी पार्टी को। यही बात करता है पूरा लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अब हम लोगों ने बार बार देख लिया लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। देखो, जब हम वर्ड क्राइम सुनते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्राइम हो रहा है, लेकिन ये टॉर्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखो, सब लोग ध्यान रखना हमेशा कि जो वर्ड टॉर्ट है उसे एक लैटिन टर्म टॉर्टम से उठाया गया है, ठीक है। लैटिन टर्म टॉर्टम होता है जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड, क्रूक्ड, समथिंग रॉन्ग या फिर समथिंग अनलॉफुल। सिमिलर टू क्राइम लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन सिमिलर टू क्राइम नहीं है, ठीक है। लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो एक इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे हमने इंग्लैंड से लिया था। लेकिन देखो, जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंग्लैंड में है और जिस तरीके से अप्लाई यहाँ हमारे इंडिया में किया जाता है, उसमें दिन रात का फर्क है। बिकॉज हम जो इंडियंस है ना, हम लोग बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं, ठीक है, कि चलो ठीक है, जो चल रहा है उसे वैसे चलने दो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी बिल्डिंग से निकलते हो, आप किसी मॉल में जाते हो, आप सोसाइटी में हो कहीं पर, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बच्चे मिलते हैं, लिफ्ट में मिलेंगे आपको। तो आप क्या करते हो, उनसे आई कॉन्टैक्ट करते हो, उनको टच करते हो, उनकी चीक्स को हाथ लगाते हो, उनसे बातें करते हो, मुस्कुराते हो, कभी कभी छेड़ भी देते हो उनको, है ना, आंखें दिखा देते हो, उनको डरा देते हो। तो इंडिया में ये सब कुछ चलता है क्योंकि हम लोग बहुत टॉलरेंट है, एज आई सेड। लेकिन अगर यही सेम चीज इंग्लैंड में होती तो वहां पर लॉ ऑफ टॉर्ट एप्लीकेबल होता और आपके ऊपर कॉम्पनसेशन लगाया जाता। बिल्कुल, दिस इज हेल्पफुल फॉर CUET PG LLB एज वेल। इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन मैंने बता दिया है कि सभी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए आज का ये सेशन होने वाला है, क्लैट, MHCET, CUET PG LLB, एवरी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। सो आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है, कि इंग्लैंड से हम लोगों ने इस लॉ को लिया है, लेकिन वहां में और यहाँ पे जब हम अप्लाई करते हैं इस लॉ को तो दिन रात का फर्क होता है। एक और एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं कि हमारे घर पे अगर कोई फंक्शन है, कोई पूजा है, कुछ भी है, तो बचपन में हमारी मम्मी क्या करती थी, बचपन मतलब अब मेरा तो चला गया, आप लोग तो अब भी छोटे ही हैं, है ना। तो क्या होता था कि अगर कुछ है, ठीक है, फंक्शन है, तो फिर क्या होता था कि मम्मी कहती थी कि जाओ जाके फूल तोड़ के लेकर आओ, या मम्मी को कोई साउथ इंडियन डिश बनानी है तो मम्मी को चाहिए मीठा नीम, करी लीव्स, है ना। तो मम्मी कहती है ना कि जाओ पड़ोस में एक घर है, वहां पर जो ब्रांचेस हैं करी लीव्स के वो बाहर ही निकल रहे हैं, बिना परमिशन के जाके तोड़ कर ले आओ, और हम तोड़ के ले आते हैं। अगर फूल चाहिए तो किसी के भी घर में घुस गए, बिना परमिशन के जाके फूल तोड़ के ले आए। बट क्या हम ये कर सकते हैं? इंडिया में हम कर सकते हैं, बिकॉज हमें फर्क नहीं पड़ता इतनी छोटी मोटी चीजों से। हालांकि ये फिर भी लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर आता है, लेकिन अगर हम बात करें इंग्लैंड की तो वहां पर क्या है, ये वहां पर आपके ऊपर ट्रेसपासिंग का केस हो जाएगा कि बिना किसी की परमिशन के आप उनके प्रॉपर्टी में घुस गए हैं और फिर आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई, एक बार मुझे जल्दी से कॉमेंट करके बताओ, क्लियर है कि नहीं है कि टॉर्ट आखिर होता क्या है। अब देखो, ये जो लॉ ऑफ टॉर्ट है ना, ये कोडिफाइड लॉ नहीं है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज नॉट रिटन, ठीक है, नॉट रिटन। जैसे इंडियन पिनल कोड होता है या फिर भारतीय न्याय संहिता होती है, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा उसकी एक पर्टिकुलर बुक है, ठीक है, उसकी एक पर्टिकुलर बुक है और एक डॉक्यूमेंट है, कंपाइल्ड है एक ही जगह पूरा लॉ। लेकिन अगर हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में बात करें तो वो क्या है, वो कोडिफाइड नहीं है, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं है, रिटन फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट्स। अब प्रेसिडेंट का क्या मतलब होता है, इट इज बेस्ड ऑन जजमेंट्स।
जैसे जैसे कोर्ट में मामला जाते रहेगा, कोर्ट डिफरेंट फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस देख करके नए नए टॉर्ट्स बना सकती है कि अच्छा ये भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आएगा, अच्छा ये भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आएगा। यानी कि जैसे कि इंडियन पीनल कोड या फिर बीएनएस में दिया गया है ना कि ये तो चोरी है, अगर सो एंड सो हुआ तो ये चोरी में आ जाएगा, सो एंड सो हुआ तो ये डकैती में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ ऑफेंसेस जो है वो डिफाइंड है लेकिन बाकी सभी नहीं है। तो डिपेंड करता है ये कि कोर्ट उस चीज को लॉ ऑफ टॉर्ट मान रही है या फिर नहीं मान रही है, कोर्ट उस चीज को रॉन्गफुल मान रही है या फिर नहीं मान रही है। सो हमेशा सब लोग ध्यान रखना कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है वो कोडिफाइड नहीं है, प्लस इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट्स। आई होप दिस इज क्लियर टिल हियर। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये टॉर्ट होता क्या है। तो देखो एकदम सिंपल परिभाषा है। जब आप लोग लॉ स्कूल में चले जाएंगे, उसके बाद फर्स्ट ईयर में जब आप लोग लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ेंगे तब आप लोगों को यही सेम डेफिनेशन काम आने वाली है, ठीक है। तो देखो टॉर्ट क्या होता है। नंबर 1, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। नंबर 2, रेमेडी प्रोवाइडेड इज इन द फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सिविल रॉन्ग्स। अब इनका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वो हम लोग अब आगे बढ़ करके एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। अब सिविल रॉन्ग क्या होता है, तो देखो जब भी बच्चों हम लोग लॉ के बारे में बात करते हैं तो लॉ को हम अकॉर्डिंग टू द नेचर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सिविल लॉ और दूसरा होता है क्या, क्रिमिनल लॉ, ठीक है। तो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में फर्क होता है बिकॉज क्रिमिनल लॉ में अगर कोई क्राइम कमिट हो रहा है, 2 पार्टीज हैं, ठीक है, कोई क्राइम कमिट हो गया, किसी ने किसी को हर्ट कर दिया ग्रीवियसली या किसी का मर्डर कर दिया, तो वहां पर क्या होगा, कोर्ट पनिशमेंट देती है, जेल में भेजती है, साथ में फाइन भी देना पड़ता है। लेकिन सिविल केसेस में क्या होता है, जब भी 2 पार्टी के बीच में डिस्प्यूट होती है तो कोर्ट यहाँ पर जेल में नहीं भेजते हैं, कोर्ट यहाँ पर पनिशमेंट नहीं देते हैं, कोर्ट यहाँ पर बस खाली कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करवाते हैं। और यही एक बेसिक डिफरेंस है क्रिमिनल लॉ में और सिविल लॉ में। एंड दैट इज द रीजन वाई हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर ये कहा कि टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। बिकॉज अगर किसी ने लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर कोई भी ऑफेंस कमिट किया है तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। और देखो जब भी हम लॉ ऑफ टॉर्ट में वर्ड कॉम्पनसेशन सुनेंगे, ठीक है, तो लॉ ऑफ टॉर्ट में ये एक अनडिफाइंड चीज है, एक अनडिफाइंड रूल है कि कॉम्पनसेशन को हम लोगों ने यहाँ पर डैमेजेस वर्ड के साथ रिप्लेस कर दिया है। तो अब जब हम लोग वर्ड डैमेज देख रहे हैं तो आपको लगेगा कुछ डैमेज हो गया, ठीक है, कोई ग्लास की बॉटल है वो फूट गई, डैमेज हो गया, नहीं। जब हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट में डैमेजेस के बारे में बात कर रहे हैं कि यू विल हैव टू पे डैमेजेस, यानी कि यू विल हैव टू पे कॉम्पनसेशन फॉर द डैमेज जो आपकी वजह से हुई है, ठीक है। तो डैमेजेस का मतलब क्या हुआ, डैमेजेस का मतलब हुआ कॉम्पनसेशन। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार जल्दी से बता दो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन चोरी करता है, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो क्रिमिनल लॉ में आएगा, उसके लिए उसको सजा दी जाएगी, वो जेल में जाएगा। लेकिन अगर मैंने लाउड म्यूजिक प्ले किया है, किसी और को परेशान किया है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं जेल में नहीं जाऊंगी, मुझसे कॉम्पनसेशन दिलवाया जाएगा उस पार्टी को जिस पार्टी को मेरी वजह से परेशानी हुई है, ठीक है। एक बार बता दो मुझे, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। तो ये क्लियर हो गया है कि टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। अब हमने दूसरा सेंटेंस क्या पढ़ा था कि रेमेडी प्रोवाइडेड इज इन द फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब देखो डैमेजेस की मीनिंग मैंने आपको बता दी, डैमेजेस का मतलब होता है कॉम्पनसेशन, ठीक है। तो जब हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में डैमेजेस या फिर कॉम्पनसेशन के बारे में बात करते हैं तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस, दूसरा होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है, तो देखो फॉर एग्जांपल मैं हूं, ठीक है, मेरा किसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैं एक मिठाई के शॉप में का ओनर हूं, ठीक है। तो मेरा एक व्यापारी, एक ट्रेडर के साथ मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि दिवाली आने वाली है तो मुझे आपसे 100 किलो चीनी चाहिए, तो आप मुझे दिवाली से 3 दिन पहले 100 किलो चीनी आप मुझे डिलीवर कर दोगे। उसने कहा कि ठीक है। अब मैंने बोला कि देखो मैंने और किसी को ये चीज़ ये जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट है वो मैंने और किसी के साथ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही किया है। तो अगर आप मुझे दिवाली से 3 दिन पहले 100 किलो चीनी नहीं देते हैं तो यहाँ पर मेरा नुकसान हो जाएगा, ठीक है, और मेरा जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई आप करोगे। ये बात क्लियर हुई। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, अभी हमारे बीच में सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि वो मुझे 100 किलो चीनी भेजेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि इन केस अगर नहीं भेजा
तो क्या होगा, मेरी जितना भी नुकसान होगा, दिवाली में मैंने जितने भी पैसे कमाए होते, ठीक है, वो सारा नुकसान जो है उसकी भरपाई वो पर्सन करेगा जिसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया है, मुझे चीनी नहीं भेजी है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ, प्री डिसाइडेड है, यानी कि पहले से ही डिसाइड कर लिया गया है कि क्या कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। तो वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस, जो कि प्री डिटरमाइंड होते हैं, पहले से ही डिसाइडेड होते हैं। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में डैमेजेस क्या होते हैं, डैमेजेस अनलिक्विडेटेड होते हैं। अनलिक्विडेटेड का क्या मतलब होता है कि मैटर पहले कोर्ट में जाएगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कितना कॉम्पनसेशन देना है, पहले से डिसाइडेड नहीं होता है। आपको एग्जांपल देती हूं मैं, अच्छे से समझ में आएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरी फ्रेंड है, हम दोनों एक अंधेरा मतलब रास्ता था, वहां पर हम लोग दोनों चल रहे थे। अब रास्ते में एक गड्ढा आ जाता है, ठीक है। अब रास्ते में जब एक गड्ढा आ चुका है तो हम दोनों ही उसमें गिर जाते हैं। अब पहली बात तो उस पर्सन की गलती है जिसने गड्ढा खोदा था, वहां पर उन्हें कोई ना कोई कॉशन का साइन देना चाहिए था, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब उन्हें वहां पर कॉशन का साइन देना चाहिए था कि यहाँ पर गड्ढा है, आप देखकर चलो। तो क्या पहले से डिसाइडेड होता है कि अगर कोई पर्सन गड्ढे में गिर गया है तो उसको कितना फाइन मिलेगा, बताओ मुझे। क्या पहले से ये डिसाइडेड होता है? हाँ, क्या पहले से ये डिसाइडेड होता है कि अगर कोई इंसान गड्ढे में गिर गया है तो उसको कितना फाइन मिलेगा? नहीं होता है ना। तो मैं भी गिर गई, मेरी फ्रेंड भी गिर गई, अब मुझे फ्रैक्चर हो गया, मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया, मेरी फ्रेंड को छोटी सी मामूली सी चोट लगी। अब ये मैटर कोर्ट में जब जाएगा तो हमें कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। लेकिन देखो, यहाँ पर कॉम्पनसेशन प्री डिटरमाइंड नहीं है, यानी कि अनलिक्विडेटेड है, पहले से नहीं देखा, पहले से नहीं पता है कि गड्ढे में गिरने के लिए कितना कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। अब कितना दिया जाएगा वो डिपेंड करता है किसको कितनी चोट लगी है उसके हिसाब से। मेरी फ्रेंड को कम चोट लगी है तो उसे कम कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, मुझे क्योंकि ज्यादा चोट लगी है तो मुझे उसके हिसाब से कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। और यही मतलब है इस लाइन का कि रेमेडी जो भी मिलती है लॉ ऑफ टॉर्ट में वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के फॉर्म में मिलती है, यानी कि पहले से डिसाइडेड नहीं होता है कितनी मिलने वाली है, ठीक है, बाद में डिसाइड किया जाता है और उसे ही हम कहते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। फिर हमने थर्ड लाइन पढ़ी कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सिविल रॉन्ग्स। तो इसका मतलब क्या है कि लॉ ऑफ टॉर्ट एक अकेला सिविल रॉन्ग नहीं है, ठीक है। लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो अकेला सिविल रॉन्ग नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिविल में क्या आता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आता है, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से अलग है लॉ ऑफ टॉर्ट, ऐसा कहना चाह रहा है ये लाइन, ठीक है। तो जो भी ऑफेंस हो रहा है अगर वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि वो लॉ ऑफ टॉर्ट में आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये अलग कैसे है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पहले से डिसाइडेड होती है बातें, कितनी कॉम्पनसेशन दी जाएगी, क्या किया जाएगा, लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट में डिसाइडेड नहीं होता है। तो जब इन दोनों बातों को हम लोग कंपेयर करेंगे कि डिसाइडेड था या नहीं था, डैमेजेस कैसे मिलने चाहिए, लिक्विडेटेड या अनलिक्विडेटेड, तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट में आएगा या फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। तो ओवरऑल हमें क्या पता चला कि टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग जिसके लिए हमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जाते हैं, और लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो सिविल रॉन्ग तो है ही, लेकिन इट इज डिफरेंट फ्रॉम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर सिविल रॉन्ग्स। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, हु आर द पार्टीज इन्वॉल्व। अब देखो, जब भी कोई क्राइम कमिट होता है बेसिकली तो दो पार्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल किसी के घर में चोरी हुई है तो एक तो पर्सन पार्टी कौन हुई, जो चोर है जिसने चोरी की है, दूसरी पार्टी कौन हुई, जिसके घर में चोरी हुई है। तो सिमिलरली टॉर्ट्स में भी दो ही पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी, ए और बी, ठीक है। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आम का सीजन था, बहुत गर्मी थी, मैं एक रास्ते से सोसाइटी से मेरे जा रही थी, वहां पर मुझे एक घर दिखा जहां पर एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। तो मुझे लगता है कि यार क्या ही फर्क पड़ेगा, इतने सारे आम लगे हुए हैं, उसमें एक चल के खा लेते हैं, बहुत गर्मी लग रही है। तो मैं क्या करती हूँ, विदाउट परमिशन उस घर में घुस जाती हूँ, आम तोड़ के वहां पर खा लेती हूँ, बहुत गंदगी फैला देती हूँ वहां पर और फिर वापस आ जाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर दो पार्टीज हुई, एक तो मैं जिसने गलत काम किया है, ठीक है, दूसरी पार्टी कौन हुई, वो जिसके साथ मैंने गलत किया है, जो बंगलो था जिसके आम का पेड़ था, बिना परमिशन के पहले तो मैं अंदर घुस गई और बिना परमिशन के मैंने आम तोड़ के खा लिया। तो यहाँ पर मैं कौन हुई, मैं हुई रॉन्ग डूअर या फिर डिफेंडेंट जिसने गलती की है, और जो पर्सन कोर्ट में गया है जिसके साथ गलत हुआ है वो कौन हुआ, उसे हम कहेंगे प्लेंटिफ। तो जब हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो कौन सी पार्टीज होती है, पार्टीज का नाम यहाँ पर होता है प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट।
डिफेंडेंट। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, एक बार जल्दी से बता दो मुझे। क्लियर हो गया? कौन सी पार्टीज होती हैं? दो, एक तो वो जिसके साथ गलत हुआ है, एक जिसने गलत किया है, ठीक है। तो जिसके साथ गलत हुआ है वो है प्लेंटिफ, और जिसके साथ यहाँ पर जिसने गलती की है वो हो जाएगा रॉन्ग डूअर या फिर डिफेंडेंट। तो बेसिकली प्लेंटिफ कौन होते हैं? जो कंप्लेंट लेकर के कोर्ट में जाते हैं कि देखो मेरे साथ गलत काम किया गया है, कोई रॉन्गफुल एक्ट मेरे साथ किया गया है। आई होप दिस इज क्लियर टिल हियर, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं टुवर्ड्स जनरल डिफेंसेस। अब देखो, जब भी कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो किसी ना किसी को बचाव के लिए कोई ना कोई तो बहाना चाहिए होता है ना। अपने डिफेंस में इंसान कुछ तो बोलेगा कि नहीं ये चीज़ मुझसे गलती से हो गई, बाय मिस्टेक हो गई, या फिर बहुत ज़्यादा नेसेसिटी थी इस चीज़ को करने की, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है बचने के लिए, अगर हम शुद्ध देसी भाषा में बात करें तो। और उसी को हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कहते हैं जनरल डिफेंसेस, ठीक है। तो हमारा पहला डिफेंस क्या है? वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो पर्सन है उन्होंने खुद ने कंसेंट दिया था, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आप एक बहुत बड़े क्रिकेट फैन हैं, आपको पता है, आप क्रिकेट लवर हैं, आपको पता है कि जब भी कोई क्रिकेट देखने के लिए स्टेडियम में जाता है तो बॉल आपके पास आ सकती है, ठीक है। अब एक दिन मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो आप टिकट खरीद लेते हैं और आप मैच देखने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर आपका मतलब आपने भी मेरी तरह चश्मा लगा के रखा है, आपको दिखाई नहीं देता कि दूर से बॉल आ रही है, या मतलब आप उसको कैच कर पाओ, इतनी आपकी क्षमता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं। अब होता क्या है कि आपके पास बॉल आती है, आप उसको कैच नहीं कर पाते हैं और वो आपके शोल्डर पे लग जाती है, उससे आपको चोट लग जाती है। अब आप ये चाहते हैं कि जहाँ आप जिस स्टेडियम में मैच देखने के लिए गए हैं वहाँ के मैनेजमेंट को आप लाइबल ठहराओ कि भैया मुझे कॉम्पनसेशन दो, तुम्हारी वजह से मेरे पास बॉल आ गई, मुझे चोट लग गई। तो यहाँ पर वो जो लोग हैं वो किसका डिफेंस लेंगे? वो डिफेंस लेंगे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का। यानी कि जो आप थे, आपने जैसे ही टिकट खरीद ली, आपने क्या कर दिया? आपने कॉन्सेंट दे दिया, क्योंकि ऐसे जो गेम्स होते हैं उसमें क्या होता है, ऐसे गेम्स में रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप कोई कार रेसिंग के अगर आप कोई शो देखने के लिए जा रहे हो, वहां पर दो कार टकरा जाती है एक दूसरे से और आपको थोड़ी सी चोट लग जाती है, तो इन दैट केस ये अज्यूम किया जाएगा कि जब आप टिकट खरीद रहे हैं, जब आप खुद वहां पर अपनी मर्जी से जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, आपकी इच्छा इन्वॉल्व है। तो इन दैट केस आपको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा, बिकॉज उसमें आपका खुद का कंसेंट था। उसके बाद दूसरा आता है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, ठीक है। एक चोर था जो चोरी करके भाग रहा था, बहुत तेज रफ्तार से भाग रहा था, बिकॉज उसने बहुत बड़ी चोरी की थी। उसे लगा किसी ने पकड़ लिया तो फिर तो हो गया, तो वो भागे जा रहा है, उसको नहीं पता है कि वो मेन रोड पे भाग रहा है। अब वो जैसे ही भाग रहा था, सामने से एक गाड़ी आती है, वो नॉर्मल स्पीड पे चल रही थी, लेकिन वो चोर अचानक से सामने आ जाता है और गाड़ी से टक्कर चोर को लग जाती है। अब जो चोर भाई साहब हैं वो कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, इसने मुझे टक्कर मार दी, ठीक है। तो इन दैट केस वो गाड़ी वाला क्या बोलेगा? प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, ठीक है। यानी कि जो इंसान कोर्ट में कंप्लेंट लेके गया है, प्लेंटिफ जो है, चोर भाई साहब जो हैं, वो तो खुद ही एक रॉन्ग डूअर हैं, वो तो खुद ही चोरी करके भाग रहे थे और अब जो पूरा जो भी हुआ है उसका सारा कुछ मेरे सिर पे डाल दिया है। तो यहाँ पर डिफेंस लिया जा सकता है किसका? प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर का, कि चोर भाई साहब खुद गलत हैं तो उनको मैं कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं दूंगा। उसके बाद आता है इनएविटेबल एक्सीडेंट। अब इनएविटेबल एक्सीडेंट क्या होता है? ऐसा कोई एक्सीडेंट जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो सपने में कि हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरी फ्रेंड है, हम दोनों शूटिंग करने के लिए गए हैं। फिल्म वाली शूटिंग करने नहीं गए हम लोग, ठीक है, हम लोग शिकार वाला शूटिंग करने के लिए गए हैं। अब हम लोग वहाँ शूटिंग करने के लिए गए, मेरी फ्रेंड मेरे बगल में खड़ी है और मैंने अपनी जो गन है वो निकाली। अब क्या होता है, सामने एक पेड़ था, उसके पीछे कोई सुंदर सा जानवर था और मुझे उसका शिकार करना था, तो मैंने अपनी गन निकाली और शूट कर दिया। जैसे ही मैंने शूट किया, बुलेट निकली यहाँ से, और ये एक केस लॉ था, ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट में। तो जैसे ही यहाँ से बुलेट निकली, वो बुलेट जाती है पेड़ से टकराती है और पेड़ से टकरा करके वापस बाउंस बैक होके आती है और मेरी फ्रेंड के पैर में चली जाती है, उसको चोट लग जाती है। अब जो मेरी फ्रेंड है वो चाहती है कि मैं उसको कॉम्पनसेशन दूं, बिकॉज मेरी वजह से उसके पैर में चोट लगी है। तो यहाँ मैं कोर्ट में क्या कह सकती हूँ? मैं कह सकती हूँ कि आई प्लीड द जनरल डिफेंस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट। ये एक ऐसा एक्सीडेंट था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मुझे क्या पता था कि जिस तरीके से हम लोग बचपन में बॉल से खेलते थे ना, बाउंसिंग जो बॉल आती थी कि दीवार पे फेंकी वापस हमारे पास आ गई, मुझे क्या पता था कि ये बुलेट इस तरीके से पेड़ से टकरा के भी वापस आ सकती है मेरी तरफ, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि यहाँ
यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इनएविटेबल एक्सीडेंट हुआ है। फिर आता है एक्ट ऑफ गॉड। अब एक्ट ऑफ गॉड क्या है, यहाँ पर आप याद रखो इसको नेचुरल डिजास्टर के नाम से, ठीक है। जब भी किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से कोई काम होता है तो इन दैट केस क्या किया जा सकता है, जनरल डिफेंस लिया जा सकता है ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। फॉर एग्जाम्पल कोई एक सिनेमा हॉल था, ठीक है, आपने वहां पर टिकट ली अपने फ्रेंड के साथ वहां पर मूवी देखने के लिए। अब वन फाइन डे क्या होता है, बहुत तेज बारिश हो रही होती है, लाइटनिंग होती है, ठीक है, बिजली कड़कती है, और जैसे ही बिजली कड़कती है तो उस सिनेमा हॉल में आग लग जाती है। अब वहां पर आग लग गई तो अब आप मूवी नहीं देख सकते, आपने टिकट ऑलरेडी खरीद ली है। अब आप चाहते हैं कि जो सिनेमा हॉल वाले हैं वो आपको कॉम्पनसेशन दे, आपका जो पूरा पैसा था टिकट का वो वापस करें, और आप ये कहते हैं कि मेरा बहुत अच्छा मूड था, हम लोगों ने बहुत दिनों बाद बाहर घूमने का प्लान बनाया था, तो आपने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे उसका भी कॉम्पनसेशन आपसे चाहिए। तो यहाँ पर जो सिनेमा हॉल वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, वो लोग यहाँ पर डिफेंस ले सकते हैं एक्ट ऑफ गॉड का। एक्ट ऑफ गॉड में कभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। अगर सिनेमा हॉल में आग लोगों की वजह से लगती, ठीक है, किसी इंसान की वजह से लगती कि कोई वायर था वो पुराना था, उन लोगों ने चेक नहीं किया जिसकी वजह से स्पार्क हो गया और आग लग गई, तो वो बात वहां पर अलग होती। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, लाइटनिंग हुई, ठीक है, बिजली कड़की, उसकी वजह से वहां पर आग लगी। इसका मतलब ये है एक्ट ऑफ गॉड, और कोई भी कॉम्पनसेशन इसके लिए प्रोवाइड किसी भी पार्टी को नहीं किया जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट जनरल डिफेंस आता है मिस्टेक। अब मिस्टेक में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना सॉरी गलती हो गई, बस ये वही वाली गलती है, ठीक है। मुझे डायमंड का बहुत शौक था, तो मैं क्या करती हूँ, एक बार एक शॉप पे जाती हूँ डायमंड रिंग खरीदने के लिए। अब वो जो शॉप होती है वो रियल डायमंड्स भी रखते हैं, वो शॉप वाले जो होते हैं वो फेक डायमंड्स भी रखते हैं। मुझे ये बात अच्छे से पता थी, ठीक है। मैं गई, मैंने ऑर्डर दे दिया, मैंने पैसे दे दिए, और फिर 2-3 दिन बाद मेरे पास डिलीवरी आ जाती है उस डायमंड रिंग की। अब आगे क्या होता है, मैं उसको पहन के घूम रही हूँ, सबको दिखा रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखो बच्चों मैंने डायमंड रिंग खरीदी है, ठीक है, सबको मैंने बता दिया। अब वन फाइन डे जो दुकान वाला है उसी को रियलाइज होता है कि उसने मुझे रियल के जगह फेक डायमंड दे दिया है, जबकि मैंने पैसे रियल डायमंड के दिए थे। अब वो दुकान वाला मेरे पास आता है और मुझसे आके कहता है कि मैडम सॉरी, हमसे गलती हो गई, बिकॉज हम लोग दोनों में ही डील करते हैं, तो किसी और का ऑर्डर मैंने आपको गलती से दे दिया, ठीक है। मैं कहती हूँ नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने पैसे रियल के लिए दिए थे, मैं तब से फेक पहन के घूम रही हूँ, मैंने बच्चों को भी दिखा दिया, अब तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो आई विल टेक यू टू द कोर्ट, मैं उनसे कहती हूँ। तो कोर्ट में जाकर के ये जो पार्टी है जिन्होंने मुझे गलती से फेक डायमंड दे दिया था वो क्या कर सकते हैं, वो प्लीड कर सकते हैं द जनरल डिफेंस ऑफ मिस्टेक, यानी कि हम लोगों ने गलती से उनको दे दिया था, यहाँ हमारा इंटेंशन नहीं था। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो एक बार मुझे। यस, आया समझ में, सब कुछ क्लियर हुआ यहाँ तक, जोश अभी भरा है या क्या बात हो गई बताइए। और मैम आप ये पढ़ा चुके हो बेटा, वो मैंने पेड क्लास में पढ़ाया था ना, बैच में पढ़ाया था। और कानून तो बदल नहीं जाएगा, लॉ तो एक ही रहेगा, है ना। तो अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो ये आपका रिवीजन क्लास है, अगर आप पहले नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, अब पढ़ लो। उसके बाद जो नेक्स्ट जनरल डिफेंस आता है वो आता है नेसेसिटी। अब नेसेसिटी क्या है, यानी कि जरूरत थी, किसी और ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए मुझे कोई काम करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने सोसाइटी से गुजर रही हूँ, ठीक है, रात का वक्त था, एक घर था जहाँ पर अभी वो लोग रह नहीं रहे थे, वो लोग कहीं घूमने गए हुए थे, और मुझे दिखाई देता है कि उस घर में आग लग रही है बहुत भयंकर। और मैंने ये भी देखा कि अगर मैंने उस आग को अभी नहीं बुझाई तो फिर जो आसपास में 6-7 घर जो हैं उनमें भी आग लग सकती है, आग फैल सकती है। तो अब क्या मुझे यहाँ पर वेट करना चाहिए था कि जब वो लोग आएंगे वापस तब मैं आग बुझाऊंगी? नहीं, तो मुझे ये नेसेसिटी लगा, मुझे ये ज़रूरी लगा कि मैं उस आग को बुझा दूं, तो मैं बिना किसी की परमिशन के उस घर में कूद जाती हूँ अंदर, और वहाँ पर जो पाइप होता है उसकी मदद से आग को बुझा देती हूँ सॉरी। अब जो ओनर्स हैं वो ओनर भाई साहब वहां पर आ जाते हैं, और ओनर आकर के कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में बिना परमिशन के वॉल से कूद करके आने की, हम तुम्हें कोर्ट में लेकर के जाएंगे। तो मैं कोर्ट में जाके क्या कर सकती हूँ, मैं डिफेंस ले सकती हूँ नेसेसिटी का, कि टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म। मुझे लगा कि 6-7 घरों में आग लग जाएगी, ठीक है, तो इसीलिए मुझे लगा कि अगर मैं कोई ऐसा छोटा मोटा ऑफेंस कमिट कर भी देती हूँ बिना किसी के परमिशन के, किसी के घर में घुस भी जाती हूँ, तो मुझे लगा कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर नेसेसिटी का डिफेंस ले सकती हूँ। दूसरा आता है प्राइवेट डिफेंस, जिसको आप लोग सेल्फ डिफेंस भी बोलते हो, लेकिन हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट में इसको प्राइवेट डिफेंस बोलते हैं। अब प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, ठीक है,
कोई एक इंसान आया मेरी तरफ भागते हुए, मुझे पता है कि वो मेरे ऊपर अटैक करने वाला है, तो वो जैसे ही मेरे तरफ थोड़ा सा आता है मैं उसे धक्का दे देती हूँ, ठीक है, खुद को बचाने के लिए। अब जैसे ही मैंने धक्का दिया वो पर्सन गिर जाता है सड़क पे और वहां पर एक नुकीला पत्थर होता है जिससे उसको चोट लग जाती है। अब वो भाई साहब कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाकर बोलते हैं कि मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, इन्होंने मुझे धक्का दिया जिसकी वजह से मुझे चोट लग गई। तो मैं यहाँ पर कौन सा डिफेंस लूंगी? मैं कहूंगी कि आई वॉज एक्टिंग इन प्राइवेट डिफेंस। जो सामने वाला पर्सन है उसने क्या किया, उसने पहले मेरे ऊपर अटैक किया, तो फिर मैंने खुद को बचाने के लिए, अपने बचाव के लिए मैंने उसको धक्का दे दिया जिसकी वजह से उसको चोट लग गई, तो मैं उसे कोई भी कॉम्पनसेशन प्रोवाइड नहीं करूंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे घर में पीसफुली रहने का अधिकार है, लेकिन आप ये सोचो कि जो गवर्नमेंट होती है वो कोई मेट्रो जो प्रोजेक्ट होता है उसको पास कर देती है कि आपके घर के जस्ट बगल से एक मेट्रो लाइन निकलेगी। अब वहां पर 2-3 साल हो गए, वहां पर कंस्ट्रक्शन जो है वो चलते ही जा रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा नॉइज हो रही है, आप रात को सही ढंग से सो नहीं पाते हैं, आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, आप फोन कॉल पे ढंग से बात नहीं कर सकते हैं, आप बाहर जाके सांस लेते हैं तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया है वहां पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या आप जाके किसी को स्यू कर सकते हैं? क्या आप जाके कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं कि आप लोग मुझे नॉइज डिस्टर्ब कर रहे हो तो आप मुझे कॉम्पनसेट करो? नहीं, क्यों नहीं? बिकॉज यहाँ पर जो मेट्रो वाले हैं वो क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो राइट दिया गया था मेट्रो लाइन को कंस्ट्रक्ट करने का वो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने दिया था, वो गवर्नमेंट ने दिया था, वो बाय द लेजिस्लेशन, बाय द एक्ट हमें दिया गया था। तो इन दैट केस कोई भी कॉम्पनसेशन प्रोवाइडेड नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, यहाँ पर गवर्नमेंट की मंजूरी थी। ठीक है, और इसी के साथ खत्म होता है जनरल डिफेंस। एक बार मुझे जल्दी से बता दो कि अभी तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया सब कुछ? बिल्कुल आज पूरा पढ़ाऊंगी मैं राहुल। बेटा अदिति शो हो रहा है, थैंक यू सो मच। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स ऑफेंसेस अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कौन से ऑफेंसेस होते हैं? ठीक है, जैसे कि हम लोग आईपीसी में क्राइम में देखते हैं ना हम लोग कि चोरी हो गई, डकैती हो गई, एसिड अटैक हो गया, रेप हो गया, तो वैसे ही सिमिलरली ऑफेंसेस कुछ लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी होते हैं। और लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कौन से ऑफेंसेस होते हैं? देखो, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास, डिफेमेशन। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बुरा मत मानो कि मैम आपने मेरे कॉमेंट का रिप्लाई नहीं किया, बिकॉज ये वन शॉट है, संडे का दिन है, आप लोग भी पढ़ रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि किसी को भी डिस्टरबेंस हो कमेंट्स की वजह से। ठीक है, जब हम लोग एक सब्जेक्ट अपना पूरा खत्म कर लेंगे, दूसरे सब्जेक्ट पे जाएंगे, उसके बीच में मैं आपको मौका दूंगी बात करने का, तब आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, आपको कोई बात करनी हो तो आप बात भी कर सकते हो, लेकिन क्लास के बीच में हम लोग कोई भी किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच अदिति, थैंक यू सो मच। चलो अब हम आते हैं ऑफेंसेस पे। ठीक है, तो इन चारों ऑफेंसेस को अब हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है नेग्लिजेंस। अब नेग्लिजेंस क्या होता है? नेग्लिजेंस का क्या मतलब होता है? लापरवाही। ठीक है, लापरवाही को हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट्स में नेग्लिजेंस बोलते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बातें हैं, बट हाँ हमें ये नहीं पता होता है कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट में आएगा या फिर नहीं आएगा, लेकिन हाँ हम सभी लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये गलत काम है। तो अगर नेग्लिजेंस की वजह से किसी और पर्सन को चोट लग जाती है तो वो भी एक ऑफेंस होगा। अब नेग्लिजेंस क्या होता है? फेलियर टू एक्सरसाइज द लेवल ऑफ केयर दैट अ रीजनेबली प्रूडेंट पर्सन वुड in a similar situation thereby causing harm or injury to another person। ठीक है, यहाँ जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको मैंने हाईलाइट करके रखा है, आपको मैं इसको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल समझाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे दो लोगों का, एक तो है मॉम, ठीक है, हमारी मम्मी, और दूसरे हैं हमारे हाउस हेल्प। ठीक है, हाउस हेल्प यानी कि जो हेल्प करने के लिए आपको आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो जब हमारी मम्मी किचन में खाना बनाती है तो वो कितने ज्यादा कॉशन के साथ खाना बनाती है। ठीक है, वो ध्यान रखती है कि गैस को उन्होंने ऑफ किया है या नहीं किया है, रात को सोने से पहले वो रेगुलेटर को भी ऑफ कर देती हैं कई बार। ठीक है, और अगर वो आ गई हैं रूम में वापस तो कई बार हमें भेजती है कि जाओ जाके देख कर आओ मैंने गैस बंद किया है नहीं, ऑफ किया है कि नहीं किया है, भेजती है ना। तो सिमिलरली देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारी मम्मी है वो एक रीजनेबली प्रूडेंट पर्सन है। ठीक है, यानी कि वो अपना काम बहुत सही ढंग से करती हैं। अब क्या होता है कि कुछ दिनों के लिए हम अपने घर में किसी को हेल्प करने के लिए रख लेते हैं, आप मेड सर्वेंट बोल सकते हो, मैं यहाँ पर हाउस हेल्प जो है वो थोड़ा सा अच्छा हमारे लिए वर्ड हो जाता है तो मैं उसे वो यूज कर रही हूँ। तो देखो अब आपने यहाँ पर रख लिया है
हाउस हेल्प को, ठीक है। और वो जो हाउस हेल्प है एक बार रोटी सेक रहा होता है, चपाती बना रहा होता है, और फिर वो तवा जो है वो गैस पे ही छोड़ देता है और गैस को ऑफ करना भूल जाता है। अब पास में एक कॉटन का कपड़ा रखा होता है, उसमें आग लग जाती है, धीरे धीरे करते करते वो आग किचन में फैल जाती है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, सिमिलर सिचुएशन है। सिमिलर सिचुएशन कैसे है, बिकॉज मम्मी भी खाना बनाती है किचन में और ये हाउस हेल्प जो है वो भी किचन में खाना बना रहे। लेकिन अब आप ये देखो कि रीजनेबली प्रूडेंट पर्सन अगर कोई होता तो वो वहां पर ख्याल रखता कि गैस को ऑफ किया जाए खाना बनाने के बाद। लेकिन ये जो पर्सन है इन्होंने इस काम को नहीं किया है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, क्या हुआ है यहाँ पर नेग्लिजेंस कमिट किया गया है। बिकॉज क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ख्याल नहीं रखा, इसकी वजह से हमें इंजरी हुई, हमें नुकसान उठाना पड़ा। और उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है द ऑफेंस ऑफ नेग्लिजेंस अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है। कि यहाँ पर लापरवाही हुई है हाउस हेल्प के द्वारा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑफेंस आता है वो आता है न्यूसेंस। हम लोग बहुत बार कहते हैं ना, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, ठीक है। कोई आवाज आ रही है, किसी कोई फॉर एग्जाम्पल हमारे जो पड़ोसी हैं वो जब भी झाड़ू लगाते हैं अपने घर में तो सारा कचरा उठा करके हमारी जो बाउंड्री वॉल होती है हमारी तरफ फेंक देते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं ना व्हाट नॉनसेंस इज दिस, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ठीक है। वहां फॉर एग्जाम्पल आपके घर की खिड़की है और आपके घर की खिड़की के बगल में ही जो दूसरे लोग हैं उन लोगों ने वहां पर एग्जॉस्ट फैन लगा के रखा है, तो जितना भी धुआं उनके घर का होता है वो सारा धुआं आपके घर में आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल कोविड का टाइम था, ठीक है, तब हम सभी लोग मास्क पहनकर बाहर निकलते थे। तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही वो लोग का मास्क मतलब यूज हो जाता है, उनको फेंकना होता है, तो वो उस मास्क को आपके टेरेस पे फेंक देते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्या हो रही है, ये सारी चीजें न्यूसेंस में आएगी। तो सेलमन जो है वो क्या कहते हैं, न्यूसेंस क्या होता है कि किसी और, फॉर एग्जांपल मैं अपनी प्रॉपर्टी पे रह रही हूँ, मैं अपने घर में रह रही हूँ, तो मेरे पास अधिकार है कि मैं उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकूं, सही ढंग से वहां पर रह सकूं। लेकिन किसी और पर्सन की वजह से क्या हो रहा है, मैं सही ढंग से नहीं रह पा रही हूँ, बिकॉज वहां से कोई आवाज आ रही है, कोई वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, कोई डिजीज जो है वो आ सकती है वहां से। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी का एनिमल है, डॉग है, वो बार बार आ जाता है बाउंड्री क्रॉस करके मेरे घर में, तो ये सारी चीजें किसमें आएगी, ये सब आएगी न्यूसेंस में, बिकॉज यहाँ पर इन सब चीजों को करके न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं अभी 10th में हूँ और रोज मुझे एक एजुकेटर जो है वो पढ़ाने के लिए आते हैं। अब मैं इस चीज को देख रही हूँ कि जितने बजे फॉर एग्जाम्पल 5 से 6 मैं उनसे पढ़ती हूँ, तो मैं इस चीज को बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि जैसे ही 5 बजता है वैसे ही जो मेरे बगल में जो लोग हैं वो लोग वहां पर हथौड़ा लेकर के जो नील्स क्या बोलते हैं ना, कील ठोकना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वहां पर जैसे ही 5 से 6 बजते हैं वो 5 से 6 बजे तक कील ठोकेंगे, फिर बंद हो जाएगा। ऐसा वो 10-15 दिन तक कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, मेरे खुद के घर में मैं रह रही हूँ लेकिन मैं चैन से नहीं रह पा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या कमिट हो रहा है, यहाँ पर कमिट हो रहा है न्यूसेंस, ठीक है। और ये जो न्यूसेंस है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है पब्लिक न्यूसेंस, एक होता है प्राइवेट न्यूसेंस। तो अभी जो मैंने आपको पड़ोसी और घर वाला एग्जाम्पल दिया वो सब किस में आएगा, वो सब आएगा हमारा प्राइवेट न्यूसेंस में। लेकिन पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है, जहां पर सोसाइटी एट लार्ज को हार्म होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में कोई फंक्शन है, तो मैंने क्या किया, मेरे घर में कोई फंक्शन है तो हमें ये लगता है कि जो हमारे घर के सामने वाली सड़क है वो बिल्कुल हमारी है, तो हम लोग क्या करते हैं उसके बाहर टेंट लगा देते हैं, ठीक है। तो अब मेरे घर में फंक्शन है, मैंने अपने घर के बाहर टेंट लगवा दिया है। अब जिसको भी आना जाना है वो बेचारे गाड़ी वाले आ रहे हैं, बाइक वाले आ रहे हैं, जिनको पैदल जाना है वो आ रहे हैं, और फिर वो लोग बेचारे वहां से उनको यू टर्न लेकर के वापस जाना पड़ रहा है बिकॉज वो वहां से नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग जो सोसाइटी के हैं वो लोग परेशान हो रहे हैं, किसकी वजह से, मेरी वजह से। तो यहाँ पर मैंने क्या कमिट किया है, मैंने कमिट किया है पब्लिक न्यूसेंस, बिकॉज सोसाइटी एट लार्ज को मेरी वजह से दिक्कत हो रही है। आई होप दैट इज क्लियर टिल हियर। फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑफेंस पे, वो है ट्रेसपास। अब ट्रेसपासिंग क्या होता है आपको मैं बार बार बता चुकी हूँ, ठीक है। आप लोगों ने कई बार बोर्ड भी देखा होगा, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप बिना किसी की परमिशन के उनके जो प्रॉपर्टी है उसमें एंटर हो जाते हैं, घुस जाते हैं, कोई फूल तोड़ कर ले आए, कोई पत्ता तोड़ करके ले आए, वहां पे जाके आपने कोई मिसचीफ किया, तो वो किस में आएगा, वो आ जाएगा ट्रेसपासिंग में। यानी कि आप बिना किसी के परमिशन के किसी की प्रॉपर्टी के अंदर नहीं जा सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आंसर आप मुझे दोगे, ठीक है। सभी लोग रेडी हो जाओ, मुझे सभी लोगों से आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का। एक LIC एजेंट है,
एक LIC एजेंट है जिसको मैंने बुलाया है कि आप आओ और जो भी पैसे हैं वो लेकर के जाओ, ठीक है। अब मैंने उनको मेरे ड्राइंग रूम में बैठा दिया, मैंने उनसे कहा कि आइए आप ड्राइंग रूम में बैठिए। अब मैं चली गई चाय पानी लेने के लिए, चाय नाश्ता लेने के लिए, तो मैं गई किचन में और वो भाई साहब उठ करके मेरे पूरे घर में घूमने लग गए। वो मेरे बेडरूम में चले गए, वो बैल्कनी में चले गए, वो सब जगह घूम रहे हैं और घर को देख रहे हैं। तो ये ट्रेसपास में आएगा या फिर नहीं आएगा, मुझे जल्दी से एक बार कॉमेंट करके बताओ। ये ट्रेसपास में आएगा या फिर नहीं आएगा, बताइए। देखो हाँ, जब तक आप लोग मुझे बताते हो कि ट्रेसपास में आएगा या नहीं आएगा, मैं वापस से आपको एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं ट्रेसपास के वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। नंबर 1, ट्रेसपास करने के लिए एंट्री होना किसी भी पर्सन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो एंट्री जो होती है वो विदाउट परमिशन होनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ओनर के घर में घुस रहे हो। अगर कोई रेंट पे भी रह रहा है जिसके पास पोजेशन है लैंड का, तो वो भी किस में आ जाएगा, वो भी ट्रेसपासिंग में ही आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या होना चाहिए, एंट्री वॉलंटरी होनी चाहिए, यानी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने किसी को धक्का मार के भेज दिया कि जाओ वॉल कूद के जाओ, अगर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें 4 थप्पड़ मारूंगी। तो वो किस में आ जाएगा, वो ट्रेसपासिंग में नहीं आएगा, बिकॉज वो पर्सन वॉलंटरीली नहीं गया है, ठीक है। और वो एंट्री इंटेंशनल होनी चाहिए। और आप लोगों का आंसर क्या है, आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज देखो वो आया मेरी परमिशन के साथ था, ठीक है। लेकिन मेरी परमिशन की वजह से वो आया था, लेकिन वहां पर मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ परमिशन दी थी वहां बैठने के लिए। कहाँ, मेरे ड्राइंग रूम में बैठने के लिए। मैंने उसे परमिशन मेरे पूरे घर में घूमने के लिए नहीं दी थी, इसीलिए ट्रेसपासिंग में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इलीगली, ठीक है, मैं इलीगल नहीं बोल रही हूँ, मैं लीगल बोल रही हूँ। आपने मूवी देखने के लिए टिकट खरीदी, आपने मूवी देख ली, मूवी खत्म हो गई। अब मूवी खत्म होने के बाद आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि यार अगली मूवी भी चलने वाली है, ठीक है, छुप जाता हूँ यहीं पर, अगली मूवी भी देख के चलेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही मूवी खत्म हो जाती है और अगर आप वहां पर रुक जाते हो इलीगली, तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा ट्रेसपासिंग में। हालांकि आपने जब एंट्री ली थी मूवी हॉल में, तब आपने उसे विद परमिशन लिया था, ठीक है, आपने टिकट खरीदी थी। लेकिन जैसे ही मूवी खत्म हो गई, आपकी परमिशन खत्म हो गई, अब आप मूवी देख चुके हो, तो अब आप वापस बाहर निकल जाओ। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप बाहर नहीं निकल रहे हो, आप वहीं पर रह गए, अब दूसरी मूवी देखने के लिए वहां पर छुप गए हो, तो वो भी किस में आएगा, वो भी ट्रेसपासिंग में आएगा। और 2 एग्जांपल मैं आपको दे ही चुकी हूँ, किसी के घर में घुस करके फूल तोड़ना, करी लीव्स तोड़ करके लेकर आना। तो इससे हमें क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कि किसी के भी घर में घुसने से पहले हमें परमिशन लेनी चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में बच्चों, क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल प्रीति, हमने पूरे घर में घूमने की परमिशन उनको नहीं दी थी, एग्जैक्टली। अब हम आते हैं हमारे लास्ट ऑफेंस पे, वो है डिफेमेशन। डिफेमेशन क्या होता है, मानहानि। कोई एक पर्सन है, उसकी रेपुटेशन को गिराने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, उसके ऊपर लांछन लगा रही हूँ, ताकि सोसाइटी के जो राइट थिंकिंग पीपल हैं उनकी नज़रों में वो इंसान गिर जाए, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कि हमने यहाँ पर डिफेमेशन किया है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक लड़की है, वो एक सोसाइटी में रहती है, ठीक है। अब वो जो लड़की है उसको कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उस लड़की के बहुत सारे मेल फ्रेंड्स होते हैं। देखो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, मेल फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। तो वो लोग आते जाते रहते हैं, तो अब उसके घर में लड़कियां भी आती है, लड़के भी आते हैं पार्टी करने के लिए। अब जो उसका दुश्मन है वो सोचता है कि किस तरीके से इसको इस घर से निकलवाया जाए, तो वो उल्टी सीधी बातें पूरी सोसाइटी में फैला देता है, जिससे क्या होता है, राइट थिंकिंग पीपल जो होते हैं सोसाइटी के, उनको लगता है कि नहीं ये लड़की तो बहुत बेकार है, इसका कैरेक्टर ही एकदम खराब है। तो यहाँ पर वो इंसान क्या कर रहा है, उस लड़की को डिफेम कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बहुत ही शरीफ इंसान है, उसके ऊपर लांछन लगा दिया जाए कि ये तो करप्ट है, ये तो ब्राइब लेता है, ठीक है। तो वो किस में आ जाएगा, वो डिफेमेशन में आ जाएगा। यानी कि किसी और पर्सन के ऊपर हम लोग कोई ऐसा पब्लिकेशन ऑफ स्टेटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं जो उसकी इज्जत को राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी में कम कर दे, गिरा दे, जिसकी वजह से वो लोग उसको अवॉइड करने लगे या फिर इग्नोर करने लगे, उसे कहते हैं डिफेमेशन। अब अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ डिफेमेशन की, तो देखो 2 तरीके के डिफेमेशन होते हैं, एक होता है लिबेल और दूसरा होता है स्लैंडर। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्यों, बिकॉज अगर हम किसी की मान हानि कर रहे हैं, किसी की बेइज्जती अगर हम वहां पर कर रहे हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं, मैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल छाप सकती हूँ,
मैं रेडियो पे जाके बोल सकती हूँ, मैं टीवी पे न्यूज़ चैनल पे जाके बोल सकती हूँ, ठीक है। यानी कि वो रिटन वे में भी हो सकता है और वो स्पोकन वे में भी हो सकता है। तो जिसकी बेइज्जती मैंने, जिसका डिफेमेशन मैंने किया है इन रिटन फॉर्म, यानी कि लिख करके, ठीक है, हाथों से मैंने कोई लेटर लिख दिया, पोस्टर छपवा दिया, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखवा दिया, तो वो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लिबेल कहेंगे, ठीक है। और जहां पर मैंने किसी का डिफेमेशन थ्रू स्पीच किया है, अब वो स्पीच मैंने 4 लोगों के बीच में खड़े होकर के, हो सकता है कि कुछ बोल दिया हो किसी को, हो सकता है कि मैं चली गई हूँ उसमें न्यूज़ चैनल पे चली गई हूँ, वहाँ पे मैं जाके बोल दिया, हो सकता है कि मैंने ऑल इंडिया रेडियो पे गई, वहाँ जाके किसी के लिए कुछ कह दिया, तो वो मैंने वहाँ पर वाया स्पीच अगर किसी को डिफेम किया है तो वो किस में आ जाएगा, उसे हम कहेंगे स्लैंडर। यानी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफेमेशन, एक होता है लिबेल और एक होता है स्लैंडर। अगर लिख करके किसी को डिफेम किया है तो वो लिबेल कहलाएगा, अगर वाया स्पीच किसी को मैंने डिफेम किया है तो उसे हम स्लैंडर कहेंगे। अब हमेशा क्या ऐसा होता है कि हर चीज़ डिफेमेशन में आएगी? नहीं, क्योंकि डिफेमेशन के कुछ क्या होते हैं, डिफेमेशन के केस से बचने के लिए कुछ डिफेंसेस होते हैं। और सबसे पहला डिफेंस क्या है, जस्टिफिकेशन और ट्रूथ, ठीक है। मैं एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हूं और मुझे पता चलता है एक बहुत ही करप्ट इंसान के बारे में जो एक पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। तो मैं वन फाइन डे एक आर्टिकल पब्लिश कर देती हूं और उस आर्टिकल में मैं ये लिख देती हूं कि जो XYZ पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो ब्राइब लेता है, वो एक करप्ट इंसान है, उसको हाल ही में पकड़ा गया था, उसने 1 लाख रुपए किसी से लिए और ऐसा वो रोज करता है। ऐसा करके मैंने वहां पर एक आर्टिकल लिख दिया। अब वो जो इंसान है वो कह रहा है कि तुमने मेरा डिफेमेशन किया है, तुमने मुझे डिफेम किया है, आई वांट कॉम्पनसेशन फ्रॉम यू। तो अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो मैं डिफेंस ले सकती हूँ किसका, कि जो भी मैंने कहा वो सब सच था, वो सब ट्रुथ था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला डिफेंस ऑफ डिफेमेशन। दूसरा है फेयर कमेंट। आप लोगों ने देखा होगा कोई मूवी आती है, कोई बुक रिलीज होती है, या फिर कोई परफॉर्मेंस होता है, चाहे वो मूवी परफॉर्मेंस म्यूजिक परफॉर्मेंस हो या फिर वो डांस परफॉर्मेंस हो, तो हमेशा क्रिटिक्स होते हैं ना, जो लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं ये आपने अच्छा नहीं किया, इसमें थोड़ी सी कसर रह गई, ठीक है। कोई बुक लिखी है, वहां पर क्रिटिक्स क्या करते हैं, बताते हैं कि नहीं नहीं बुक थोड़ी सी तो अच्छी है लेकिन बाकी एकदम बेकार है, ठीक है। मूवी आती है तो बताते हैं कि फर्स्ट हाफ जो था वो अच्छा था, बाकी तो एकदम बेकार था, जो उसमें एक्टर्स थे उन्होंने भी वहां पर परफॉर्म अच्छा नहीं किया, एक्टिंग अच्छी नहीं की। तो इन दैट केस अगर कोई क्रिटिक क्रिटिसाइज कर रहा है तो क्या वो डिफेमेशन में आएगा? अगर किसी ने, कोई क्रिटिक है जो बुक्स का रिव्यू लिखता है, उसने बुक का रिव्यू लिख दिया कि नहीं बेकार बुक है, अच्छी नहीं है, और उसकी वजह से वो बुक बिकना कम हो जाती है, तो क्या वो बुक को जो इसने पब्लिश किया है, वो जो जिस बुक को जिसने लिखा है, क्या वो जाकर के कोर्ट में उससे कॉम्पनसेशन मांग सकता है? अगर वो कोर्ट में जाके कॉम्पनसेशन मांगता है तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस वो जो जिसने क्रिटिक है, जिसने क्रिटिसाइज किया है, वो कहेगा कि मेरा तो फेयर कमेंट था, मैंने इसमें गलत क्या बोला, मैंने तो बस खाली क्रिटिसाइज किया है, मेरा इरादा किसी को डिफेम करने का नहीं था। उसके बाद लास्ट आता है प्रिविलेज। प्रिविलेज यानी कि प्रिविलेज में आता है सबसे पहले पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को कुछ सर्टेन ओकेजन्स पे ये अधिकार दिया जाता है बाय लॉ कि वो लोग फ्री स्पीच दे सकते हैं, ठीक है। और क्यों दे सकते हैं? बिकॉज कई बार बिना कुछ सोचे समझे कुछ कह देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दूसरे पर्सन की रेपुटेशन से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा जब पार्लियामेंट में डिबेट चलती है, फॉर एग्जाम्पल राहुल गांधी हैं और मोदी जी हैं, ठीक है, वो लोग जब पार्लियामेंट में बहस कर रहे हैं तो दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ गंदा बोल दिया, ठीक है। तो इन दैट केस क्या वो लोग एक दूसरे के ऊपर डिफेमेशन का केस करेंगे? ऐसे तो कभी केस ही खत्म नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट में जिस तरीके के रिमार्क्स वहां पर दिए जाते हैं, आपको क्या लगता है कि वो लोग चुपचाप क्यों सुन लेते हैं? वो लोग केस क्यों नहीं करते हैं? वो केस इसीलिए नहीं करते बिकॉज पार्लियामेंट में उनके पास प्रिविलेज है कि वो लोग इस तरीके के वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास फ्री स्पीच है, राइट टू फ्री स्पीच है, जो किसी और की रेपुटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसे ही कहते हैं हम लोग एक प्रिविलेज। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, यहां तक समझ में आया। अब हम आते हैं टूवर्ड्स लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। एक बार बता दो मुझे यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है तो सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर से कर देना। ठीक है, हाँ
हाँ, सब बोलते हैं, ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, मोदी जी हो, सब बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके ऊपर कोई केस नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज उनके पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है। अब हम आते हैं लाइबिलिटी अंदर लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, जहां पर हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक होता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एक होता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और एक होती है वाइकेरियस लाइबिलिटी। अब टॉर्चियस लाइबिलिटी क्या होती है? देखो, टॉर्चियस लाइबिलिटी तब अराइज होती है जब किसी और पर्सन को नुकसान हो रहा है, वो इंजरी हो रही है, कोई लॉस हो रहा है किसी और पर्सन के काम की वजह से, उसे हम कहते हैं कि यहाँ पर टॉर्चियस लाइबिलिटी अराइज हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पे। अब देखो, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या कह रहा है? इट इंप्लाइज दैट एन इंडिविजुअल और एंटिटी कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर डैमेजेस इवन इफ नो नेग्लिजेंस और मेल इंटेंट इज प्रूवन। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल ए और बी है, ठीक है, ए जो है उसका इंटेंशन नहीं था बी को परेशान करने का, उसका कोई भी इरादा नहीं था कि वो सोसाइटी में किसी को भी परेशान करे, लेकिन अगर वहां पर उसकी वजह से कोई ऐसा एक्ट हो जाता है जिसकी वजह से किसी और को हार्म हो जाता है, देन दैट पर्सन विल स्टिल बी हेल्ड लाइबल। उसका इंटेंशन था या नहीं था उससे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अबाउट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है? देखो, सबसे पहले नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होना चाहिए। ठीक है, जो डिफेंडेंट है वो क्या कर रहा है? लैंड तो उसकी है, लेकिन वो वहां पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है, और उसके उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की वजह से कोई बहुत ही हार्मफुल चीज जो है वो वहां से निकल कर बाहर जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, जिसके वजह से किसी और को डैमेज हो रहा है, और इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, उसका अपना पूरा घर है, एक अच्छी खासी रेजिडेंशियल एरिया में वो रहता है, और वहां पर वो क्या कर रहा है? वहां पर वो सांप पाल रहा है। ठीक है, स्नेक्स उसने बहुत सारे जो एकदम पॉइजनस स्नेक्स होते हैं वो वहां पर उसने पाल करके रखे हैं। अब उसका ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि वो स्नेक वहां से निकल के कहीं चले जाएंगे, किसी को काट जाए, नहीं, बस उसका शौक था कि उसको स्नेक्स को पालना है, तो उसने बहुत सारे स्नेक्स पाल लिए, यानी कि उसने वहां पर नंबर 1 नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड किया। अब वन फाइन डे उसमें से एक सांप जो है वो निकल करके भाग जाता है, यानी कि एस्केप कर जाता है, और बाहर निकल के किसी को काट जाता है, यानी कि किसी को डैमेज हो गया उसकी वजह से। तो यहाँ पर इवन दो वो पर्सन का इरादा नहीं था कि वहां से स्नेक्स निकल के भागे, या वहां से स्नेक्स निकल करके भागे और किसी को चोट लगे या फिर किसी को कोई लॉस हो, लेकिन अगर वहां पर हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वहां पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनती है। यस, एस्केप जो होता है वो कंपलसरी होता है। ठीक है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बन रही है, आपका इरादा था या नहीं था परेशान करने का, डजंट मैटर, आप वहां पर लाइबल ठहराओगे, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। लेकिन देखो, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं एक्ट ऑफ गॉड की, एक्ट ऑफ गॉड हुआ उसकी वजह से ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, या फिर वहां पर हम कहेंगे कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये भी हम डिफेंस में पढ़कर आ चुके हैं, आई विल नॉट रिपीट इट अगेन बिकॉज सेम ही है। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ की वजह से हुआ। फॉर एग्जाम्पल, देखो, मेरा एक सांप है, ठीक है, मैंने अपने सांप को अपने एक दोस्त को दे दिया कि भैया तुम एक काम करो, तुम मेरे स्नेक का ख्याल रखना, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। अब वो स्नेक उसको काट जाता है। ठीक है, मैंने कहा कि तुम मेरे घर पे आना और मेरे घर पे आके उसका ख्याल रखना, उसको खाना वाना देना, फिर वापस चले जाना। उसने कहा ठीक है। अब वो मेरे घर पे आया, उसने उसको खाना वाना दिया, और उसके बाद भी फिर वो वहां से चला गया। अब वो स्नेक उसके पीछे पीछे जाता है, उसको काट जाता है। तो इन दैट केस मैं क्या कर सकती हूँ? मैं एक्सेप्शन ले सकती हूँ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में। किसका? मैं एक्सेप्शन ले सकती हूँ कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ का, कि भाई साहब उसने खुद ने कंसेंट दिया था कि मेरे स्नेक का वो ख्याल रखेगा, खाना खिलाएगा उसको जा करके। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा? यहाँ पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं बनेगी और मुझे कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा। क्यों? बिकॉज मैंने खुद ने वहां पर कंसेंट दिया था। प्लेंटिव ओन डिफॉल्ट भी यहाँ पर आ सकता है कि प्लेंटिव जो है उसकी खुद की गलती थी जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, प्लेंटिव जो है वो खुद मेरे लैंड में घुस करके आ जाते हैं और उनको कोई चोट लग जाती है, तो इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस मैं यहाँ पर एक्सेप्शन ले सकते हैं प्लेंटिव्स ओन फॉल्ट का। या फिर देखो, फॉर एग्जांपल, अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। ये एक प्लॉट है, ठीक है, ये एक प्लॉट है, और यहाँ पर ये एक और प्लॉट है। तो ये प्लॉट है ए का और ये प्लॉट है बी का। अब यहाँ से गवर्नमेंट की एक वाटर की पाइपलाइन जा रही है। ठीक है, यहाँ से एक पाइपलाइन इस तरीके से जा रही है जो ए के लैंड में भी है और
बी के लैंड में भी है, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का एक कॉमन दुश्मन होता है सी। सी चाहता है कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए, तो वो क्या करता है, एक दिन इसके घर में कूदता है, ए के घर में कूदता है, यहाँ से इस पाइप को तोड़ देता है, ठीक है। पाइप को काट दिया और फिर यहाँ पर पत्थर और कपड़ा ऐसा ऐसा करके कुछ कुछ यहाँ पर डाल देता है, जिससे कि पाइप ब्लॉक हो जाती है। अब क्योंकि बहुत देर तक ये पाइप ब्लॉक हो चुकी है, तो क्या हो रहा है, एक अचानक से ये पाइप बर्स्ट हो जाती है और जितना भी पानी का फ्लो होता है वो सब बी के लैंड में चला जाता है और यहाँ पर बी के क्रॉप्स होते हैं जो कि सारे बेकार हो जाते हैं, ठीक है। तो अब बी जो है वो यहाँ पर ए के ऊपर करना चाहते हैं, क्या केस करना चाहते हैं कि आपकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी थी, आपके होते हुए कोई चीज किस तरीके से यहाँ पर आ गई, ठीक है, आपके होते हुए ये पानी मेरे क्रॉप्स पे कैसे आया, तो वो यहाँ पर इनके ऊपर केस करते हैं। तो इन दैट केस ए क्या कर सकते हैं, ए यहाँ पर डिफेंस ले सकते हैं, किसका, एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर का, कि यहाँ पर मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, ये पाइपलाइन तो आपके यहाँ भी है, ये पाइपलाइन तो मेरे यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर मेरी गलती नहीं थी, बिकॉज सी ने आकर के चालाकी की और इस काम को किया। इन दैट केस क्या हो जाएगा, इन दैट केस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। किसकी नहीं बनेगी, ए की नहीं बनेगी। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बाद हम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पे आते हैं और हमेशा एक ही बात ध्यान रखना, ठीक है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अगर पढ़ लिया है तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को पढ़ने में कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी दिक्कत, बिकॉज हमेशा एक ही डिफ्रेंसिएशन को याद रखना कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में एक पर्सन लाइबल होता है, लेकिन उसके पास कुछ जनरल एक्सेप्शंस होते हैं जिसकी वजह से वो बच सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कभी भी कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। अ पर्सन इज 100% लाइबल या फिर अ पर्सन इज टोटली लाइबल, ठीक है। वो वहां पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं ले सकता है कि नहीं यहाँ पर तो मेरी कोई गलती नहीं थी, ठीक है। तो इसके भी एसेंशियल कंडीशंस क्या हुए कि कोई हैजार्डस सब्सटेंस आपने इस तरीके से रखा जिसकी वजह से वो एस्केप हो गया और फिर लोगों को डैमेजेस हो गए। इन दैट पर्सन, इन दैट केस यू आर एब्सोल्युटली लायबल। इसका सबसे एग्जाम्पल बच्चों क्या हो सकता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है, और भी बहुत बार गैस लीक्स हुए हैं। तो वहां पर क्या होता है, देखो अगर आपका कोई प्लांट है, केमिकल का प्लांट है या फिर कोई सा भी ऐसा कोई प्लांट है आपका, तो वहां पर आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप कोई भी ऐसा हैजार्डस सब्सटेंस के साथ काम कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस चीज को सही ढंग से संभाल करके रखो। आपकी जिम्मेदारी है कि वो वहां से एस्केप होके बाहर ना जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, आपका प्लांट है केमिकल का, आप वहां पर काम कर रहे हो, लेकिन वन फाइन डे वहां पर ऐसा कुछ होता है कि वो जो केमिकल है वो बाहर रिलीज होने लगता है, यानी कि एस्केप हो गया। अब जो आसपास में लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनको वहां पर नुकसान हो रहा है, वो लोग ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को दिक्कत हो रही है। तो इन दैट केस क्या होगा, आप यहाँ पर कोई भी बहाना नहीं बना सकते हैं, आप यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शंस नहीं ले सकते हैं कि नहीं नहीं वो उनको किसने कहा था हमारी लोकेलिटी में आके रहने के लिए, नहीं वो लोग ऐसा कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर वो लोग एब्सोल्युटली लाइबल हैं, 100% लाइबल है, उनके पास कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी, ठीक है। तो यही डिफरेंस है बिटवीन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट समझ में आ गया, ठीक है। हमेशा इसको गैस लीक के नाम से अगर आप लोग याद रखोगे तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी याद रहेगा कि 100% लाइबिलिटी है। आपका इंटेंशन था या नहीं था, आप चाहते थे या नहीं चाहते थे, उससे मतलब नहीं है। अब देखो उसी में अगर मैं आपको एक और बात बता दूं, फॉर एग्जांपल आप कोई घर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो आप एक इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाते हैं और इंडस्ट्रियल एरिया में जाके आप कोई, यस बेस्ट एग्जांपल है भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब देखो आप एक इंडस्ट्रियल एरिया में चले गए, वहां पर आप जाकर के घर ढूंढ रहे हो, आपको एक फ्लैट बहुत पसंद आता है और आप वहां शिफ्ट हो जाते हो। अब आपको दिक्कत हो रही है सांस लेने में कि यहाँ पे जितने भी फैक्ट्रीज हैं वो लोग हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है सांस लेने में, ठीक है। तो अब आप उन लोगों को स्ट्रिक्टली लाइबल ठहराना चाहते हो कि उनके वहां से वो लोग नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड कर रहे हैं, वो लोग क्यों रेजिडेंशियल एरिया में उन्होंने क्यों प्लांट सेटअप करके रखा है, एस्केप हो रहा है वहां से जो भी स्मोक आ रहा है उसका, उसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। तो इन दैट केस वो क्या बोलेंगे, इट वाज प्लेंटिव्स ओन कंसेंट, ये अपनी मर्जी से यहाँ रहने के लिए आई थी। जब ये रेजिडेंशियल एरिया में आई थी तो इनको देखना चाहिए था कि आसपास बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, इन्होंने क्यों ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर उन्होंने एक्सेप्शन ले लिया। लेकिन जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई या फिर ऐसी कोई भी ट्रेजेडी होती है तो वहां पर उनके पास एक्सेप्शंस कोई भी अवेलेबल नहीं होता है। अगर गैस लीक हो गई है, एस्केप हो गई है आपके प्रेमाइसिस से, लोगों को दिक्कत हो गई है, देन यू आर 100% टोटली लाइबल। आपकी इंटेंशन थी या नहीं थी उससे फर्क नहीं पड़ता है। आगे बात समझ में यहाँ तक क्लियर हो गया, बताइए जरा जल्दी से एक बार मुझे।
then we'll move on to vicarious liability. यहां तक क्लियर है? जी नहीं, रॉयल किंग फिलहाल तो नहीं। सबका होगा, कौन सी भी पढ़ेंगे, क्राइम भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। बताओ यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, चलो अब हम आते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी पे। अब वाइकेरियस लायबिलिटी बच्चों क्या होती है? देखो जनरली क्या होता है कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो उसकी सजा मुझे ही मिलेगी, है ना। लेकिन वाइकेरियस लायबिलिटी में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और मेरे अंडर एक सर्वेंट काम करता है, वो मेरे लिए काम कर रहा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर उससे कोई सॉरी गलती होती है तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस वो जो सर्वेंट है उसके काम की वजह से सर्वेंट को तो सजा मिलेगी ही, साथ में मास्टर जो है वो भी लायबल होगा, मास्टर कॉम्पनसेशन पे करेगा, ठीक है। उसी को हम कहते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी। यानी कि नॉर्मली ऐसा होता है कि जिससे गलती हुई है उसको सजा मिल रही है, लेकिन वाइकेरियस लायबिलिटी में क्या होता है कि अगर कोई एजेंट है या फिर कोई सर्वेंट है जो कि काम कर रहा है किसी के अंडर, तो अगर उससे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई गलती होती है देन इन दैट केस जो मास्टर है उनको भी लायबल यहाँ पर ठहराया जाता है। अब यहाँ के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? नंबर 1, द वर्क शुड बी डन बाय अ पर्सन वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ अ सर्वेंट। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरा किसी से लेना देना नहीं है, कोई मेरा सर्वेंट नहीं है, तो उसके लिए मैं क्यों कॉम्पनसेशन दूंगी, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले दैट पर्सन शुड बी माय सर्वेंट, और दूसरी बात उसको काम करना होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत बड़ा जो ऑयल वाले होते हैं ना, मतलब मेरे पास बहुत बड़े बड़े जो ऑयल रिजॉर्ट्स है, ठीक है। अब मैं वहां पर क्या करती हूँ, पेट्रोल पंप्स तक मैं ऑयल पहुंचाती हूँ, पेट्रोल है या डीजल है जो भी है मैं पहुंचाती हूँ विद द हेल्प ऑफ कंटेनर्स। जो बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं ऑयल वाले, आप लोगों ने देखे होंगे, है ना। तो देखो यहाँ से क्या होता है कि मैंने भेज दिया अपने एक सर्वेंट को, कहा कि जाओ जाकर के XYZ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डिलीवर करके आओ। अब वहां पर पेट्रोल खाली हो रहा था टैंकर से टैंक में, ठीक है। और वहां पर वो क्या करते हैं, वहां पर वो सिगरेट जला लेते हैं, जो मेरे सर्वेंट हैं वो, ठीक है। सिगरेट जला ली, आधी पी करके वहीं पर छोड़ दी। अब वो जो स्पार्क निकलता है उस सिगरेट में से वो जाकर के कांटेक्ट में आता है पेट्रोल के साथ और पूरे पेट्रोल पंप में आग लग जाती है। अब यहाँ पर कौन लायबल होगा? क्या सिर्फ मेरा सर्वेंट लायबल होगा जिसने सिगरेट जलाई थी, या फिर मैं भी लायबल होंगी? तो वाइकेरियस लायबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में तो था ही वो, बिकॉज मैंने उसको अपने काम से भेजा था, ठीक है। तो अगर वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था, इन दैट केस क्या होगा, वो तो लायबल है ही, साथ में मैं क्योंकि उसकी मास्टर थी तो मैं भी लायबल ठहराई जाऊंगी, ठीक है। आ गई बात समझ में? यहाँ पर क्लियर हुआ क्या होता है ये? यस, वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होती है। अब यहाँ पर दो लोगों के बीच का रिलेशन कैसा भी हो सकता है, वो कंपनी और डायरेक्टर के बीच का रिलेशन भी हो सकता है, वो फर्म और पार्टनर का भी हो सकता है। ये हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है मास्टर सर्वेंट और प्रिंसिपल एजेंट, ठीक है। तो इन दैट केस हम कहेंगे कि यहाँ पर वाइकेरियस लायबिलिटी हुई है, वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। अब बेसिकली सर्वेंट कौन होता है? तो अगर मैंने किसी को रखा है, ठीक है, मैं उसको तनख्वाह दे रही हूँ और वो मेरे कंट्रोल के अंदर है, वो मेरे डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग अगर काम करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो इंसान मेरा सर्वेंट है, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि मेरे और उसके बीच मालिक और सर्वेंट का रिलेशन है? तो मालिक और सर्वेंट का रिलेशन कैसे पता चलेगा? नंबर 1, मैंने उसको रखा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे द रूल ऑफ हायर एंड फायर, द रूल ऑफ HIRE, हायर एंड फायर, यानी कि उसको हायर मैंने किया, नौकरी पे मैंने रखा, ठीक है। उसको मैं पैसे दे रही हूँ, मेरे पास पावर है कि मैं उसको अपने अकॉर्डिंग काम करवा सकती हूँ, उसके ऊपर कंट्रोल कर सकती हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे पास ये भी पावर है कि मैं उसको नौकरी से निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन है जो मेरे कंट्रोल में है, जिसको मैं पैसा दे रही हूँ, जिसको मैंने नौकरी पे रखा है और जिसका मेरे पास अधिकार है कि मैं उसको नौकरी से निकाल भी सकती हूँ, तो इन दैट केस हम दोनों के बीच में मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप लोगों ने एक वर्ड देखा होगा, तो देखो यहाँ पर क्या होता है। अब मेरा एक सर्वेंट है जो 10 बजे से लेकर के सुबह शाम को 6 बजे तक मेरे यहाँ काम करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है,
वन फाइन डे, देखो एग्जाम्पल देती हूँ, इसके बाद आपसे एक सवाल पूछूंगी, आप मुझे आंसर करना, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है कि वन फाइन डे मेरा सर्वेंट आ जाता है 10:30 बजे, मैं उससे कहती हूँ कि जल्दी से जाओ, मुझे कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल डलवा के लेकर आओ। अब वो पेट्रोल डलवाने के लिए गया, वहां पर वो एकदम बुरी तरीके से गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से एक राह चलते हुए इंसान को चोट लग जाती है, ठीक है। अब इन दिस केस क्या होगा, चोट अगर किसी इंसान को लगी है तो वहां पर सर्वेंट तो लाइबल है ही, साथ में मैं भी लाइबल हूँ। क्यों हूँ? बिकॉज वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था, वो उस वक्त अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था।